नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के कारण मोदी सरकार और बीजेपी एक बार फिर बेनकाब हो गई है, या यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को घेरने की फिराक में लगी हुई बीजेपी ने खुद अपने मुखौटे उतारकर असली चेहरा दिखा दिया है। जाति आधारित जनगणना यानी जाति जनगणना का जो सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाया था और बाकायदा ऐलान किया था कि हम कास्ट सेंसस करवा कर रहेंगे, उसका तर्कों से तो मोदी या बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाए, न ही राहुल गांधी की उठाई बात को काट सकी बीजेपी। तो उसने राहुल गांधी पर पहले विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया और फिर उनका अपमान करने की नीयत से जाति भी पूछी। अनुराग ठाकुर ने कल संसद में राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी जाति के मालूम न होने का तंज कसा था, आपने सुना, और बाद में अपने बचाव में कह दिया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह राहुल गांधी की जाति को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई है, उससे जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी के बारे में अनुराग ठाकुर ने जो बात कही थी, वो सीधा का सीधा जो प्रहार था वो राहुल गांधी के ऊपर ही था। यानी जाति के नाम पर राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करने की कोशिश अनुराग ठाकुर ने की और उसमें वो सफल हो गए। ऐसा ट्रोल आर्मी के जरिए आप देख सकते हैं जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जाति को लेकर। खुद मोदी ने जिस तरह अनुराग ठाकुर के बयान की तारीफ करते हुए उनके भाषण को रिपोस्ट किया, आपने वो भी देख लिया, और उससे भी साफ हो गया कि बीजेपी के दिल में न केवल राहुल गांधी के लिए नफरत है, बल्कि वो एक तरफा सवर्णों के हक में खड़ी है और इस देश के पिछड़े तबकों को हिकारत से देखती है। तभी तो अनुराग ठाकुर को यह कहने में कोई अफसोस नहीं हुआ कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जाति पूछ रहे हैं। हालांकि इस बयान और मोदी के समर्थन के बाद अब बीजेपी की असलियत जिस तरह सामने आ गई है, उसके बाद आगामी चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है और तब शायद अनुराग ठाकुर और मोदी अफसोस करें कि बदले की राजनीति में हमने अपना ही नुकसान कर लिया। खैर, विधानसभा चुनाव, जी हां, विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह तो बाद की बात है। बीजेपी को नुकसान की शुरुआत तो शायद हो ही चुकी है। संसद में बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है वो अब सबके सामने है। आज राहुल गांधी के अपमान पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा संसद भवन के बाहर, आइए जरा सुन लेते हैं खड़गे जी को। कहना है, कई मंत्रियों का ये कहना है, बाहर निकल के जाति पूछ रहे हो, अगर आपसे जाति पूछ ली तो क्या हर्ज हो गया, क्या दिक्कत है? कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में, ऐसी चीजें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमेच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीजों का मैं कंडम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूं। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को
पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे क्या आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ भी? नहीं, अब वहां के लोग तय करेंगे। जी। और सुनने जी, तो अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, और जाति पर इनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की जाति अगर पूछ ही ली गई तो इसमें क्या बवाल मच गया, क्यों बवाल मच गया। इस पर इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुन लिया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखने की बात कही है इसी मसले पर। आइए जरा चन्नी को सुन लेते हैं। ऐसा है कि कल हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी ने एमपी हैं जो, उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहां से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है, जो कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, मिनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज्यादा प्रमोट करते हैं? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है और जो स्पीकर साहब अगर उनको मानेंगे तो कल बहस हो जाएगी। आपको बता दूं कि लोकसभा की कार्यवाही की नियम पुस्तिका यानी रूल बुक में एक चैप्टर विशेषाधिकार प्रस्ताव से रिलेटेड है। रूल बुक के नियम संख्या 222 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से किसी दूसरे सदस्य या लोकसभा या किसी समिति के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव ला सकता है। यह नियम संख्या 222 है और ये रूल बुक जो है उसमें, और इसी में इसके आगे एक है रूल बुक में ही नियम 225(1), जरा उसको भी लाइए। देखिए 225(1) में कहा गया है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नियम 222 के तहत विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस से सहमत होते हैं तो वो सदन की कार्यवाही के दौरान नोटिस देने वाले सदस्य को प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकते हैं। उनके कहने पर नोटिस देने वाला सदस्य अपनी सीट पर खड़ा होकर प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त बयान दे सकता है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस को अस्वीकार कर दिया और प्रस्ताव से सहमति नहीं जताई तो वो सदन में अपने आसन से अपना फैसला सुना सकते हैं और ऐसा करते वक्त वो सदस्य का दिया नोटिस पढ़ सकते हैं और आखिर में ये बता सकते हैं कि इसे ठुकरा दिया गया है। और अनुमान है कि ऐसा प्रस्ताव आने पर ओम बिरला ठुकरा ही देंगे और मोदी की सदन में रक्षा हो जाएगी, यानी मोदी साहब बच जाएंगे। लेकिन पहले संविधान और अब जाति के सवाल पर जिस तरह बीजेपी के नकाब उतरे हैं, उसके बाद क्या मोदी अपनी सरकार और बीजेपी की रक्षा कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इन सब के बीच क्या विपक्ष ने आखिर भाजपा को कैसे बेनकाब कर दिया है? यहां पर मामला सिर्फ और सिर्फ जाति का नहीं है, मामला कुछ और भी है। उन सब की गहराई में तह में जाने की कोशिश करते हैं। कल जो कुछ घटनाक्रम घटा है, जो बातें हुई हैं, उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर कल अपनी बात रख रहे थे और वो बात रख रहे थे बजट पे, और बजट पर बात रखते रखते बजट की बात कम, राहुल गांधी की बात वो ज्यादा कर बैठे। राहुल गांधी की बात अगर जाति भी पूछते तो बात अलग होती, लेकिन राहुल गांधी पर तंज इस ढंग से कसा कि उनकी जाति का पता ही नहीं और वो गणना की बात कर रहे हैं। ये गाली देने के समान है। जरा सुन लीजिए एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को, जो कुछ कहा था क्या वो जायज है? सुनिए, आप खुद विचार कीजिए। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है।
गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, हालांकि इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो भी आपके सामने रख देता हूं। और कल से ये बवाल मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है तो दूसरी तरफ जाति के मामले में राहुल गांधी आखिर ये बात यहां क्यों रख रहे थे। जाति आधारित जनगणना इस देश को क्यों चाहिए, इस बारे में समझना जरूरी है। और क्या देश के उत्थान में जाति आधारित जनगणना की जरूरत है, ये सब कुछ समझेंगे। राहुल गांधी को पहले सुनिए, इसलिए क्योंकि यहां जो बात रख रहे हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, यानी जाति जनगणना को आप खारिज कर रहे हैं। आप जाति जनगणना को खारिज करके क्या देश की तरक्की कर सकते हैं? क्या देश में उन लोगों की रक्षा या उन लोगों के हित के बारे में आप सोच सकते हैं जो हाशिए पर हैं? यह बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको दिल को खोलना होगा और दिमाग को भी बड़ा करना होगा। उस आयाम पे जाना होगा जहां से आपके संकुचित विचारों का जो भंडार भरा हुआ है वो दूर हो जाए आपके दिमाग से। लेकिन पहले सुनते हैं, राहुल गांधी खुले दिल से अपनी बात रख रहे हैं। पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया। अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर के सिंह, मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठे। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा। तो ये मामला कल का है, लेकिन बात कल से अब बाहर निकल चुकी है, आगे निकल चुकी है और बात जो है वो बहुत दूर तक जा चुकी है। और इसमें बीजेपी कैसे घिर चुकी है, बीजेपी ने क्या सेल्फ गोल कर लिया है और कैसे भाजपा को विपक्ष ने बेनकाब कर दिया, यहां ये सब समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, नवेंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुमार नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बताएगा कल से लेकर आज तक। पहले जाति की बात करते हैं, वायनाड की बात भी करेंगे, लेकिन पहले जाति। और इस पर आपने एक भाषण और सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में कहा कि इस माहौल में मैं जीना नहीं चाहता हूं। इस माहौल में, देश का माहौल ऐसा हो गया है कि अब मुझे जीने की इच्छा मेरे अंदर नहीं बची। कितनी बड़ी बात है ये, और इसको कैसे देखा जाए, सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। और आप तो चूंकि संसद में थे, इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा। शकील जी। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात बताने की कोशिश करते हैं, जो कल से आज तक बहुत सारे मीडिया वाले, बीजेपी के नेता, भक्त लोग और तमाम लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल की जाति पूछने में क्या बुराई है।
देखिए, कानूनी स्थिति में जाति पूछने की बात राहुल कर रहे हैं। जाति गणना में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से पूछने की बात कर रहे हैं और कारण से कर रहे हैं। इसकी वजह है कि जब जाति मालूम पड़ेगी, उनकी संख्या मालूम पड़ेगी, तो उनको हम सरकार में दूसरी जगहों में कैसे हिस्सेदारी दे पाएंगे। और सरकारी कागजों में ये जाति आज से नहीं, पहले से भी पूछी जाती रही है। मंडल में आपको जाति बताना पड़ी थी, आप पिछड़ी जाति के हैं, कौन सी जाति के, और सरकारी कागज में जाति के गणित को या जाति के सवाल को बिहार सरकार ने अभी अभी हल करके बता दिया। जी। बिहार में जाति गणना हो चुकी है और कानूनी रूप से सबकी जातियां सामने आ चुकी है। लेकिन उसी बिहार में आप समाज के अंदर किसी से यह नहीं कह सकते कि तुम्हारी जात का पता नहीं। कह के देख ले, कह के देख ले, बिहार के ही कह रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है समाज के अंदर कहना और कानूनी रूप से कहना। अब समाज में क्यों कहा जाता है, किस तरह कहा जाता है? समाज में यह बात हमेशा गरीब से, कमजोर से और उनसे कही जाती है जिन्होंने समाज में हमेशा उपेक्षा और अपमान झेला है। यह बात बहुत समझाना जरूरी थी, इसलिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। उपेक्षा और अपमान झेला है, उनसे कहा जाता है कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारी जात का पता नहीं है। आम गाली है, बाप का पता नहीं है। इस तरह के अपमानजनक शब्दावली हमारे समाज में है। और इसका एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा उदाहरण, जैसे गरीब से कहा जाता है कि जेब में पैसा नहीं है, महंगाई की बात कर रहे हो। गरीब कर ले महंगाई की बात किसी दुकानदार से, उससे कहा था पैसा कितना है तेरी जेब में, महंगाई क्या बात कर रहा है, 4 आने का सामान खरीदने आया है। तो ये जो कहा है तेजस्वी ने, वो बहुत ही अपमानजनक टोन में कहा है, हिकारत से कहा है। दूसरी बात, तेजस्वी की बात का जो मूल बात थी वो क्या थी? तेजस्वी जो अनुराग ठाकुर, तेजस्वी की हम बाद में बताएंगे। तेजस्वी सूर्या का भी एक बहुत बड़ा कांड तेजस्वी सूर्या ने किया है आज लोकसभा में, और राहुल वहीं बैठे हुए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बताएंगे हम उसको जी। तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा कल, वो कहा क्या, शुरुआत कहां से कही उन्होंने? ओबीसी की बात। ओबीसी की बात बहुत की जाती है, ये ओबीसी का अपमान है। ये ओबीसी की बात बहुत की जाती है, मत करो। क्या है ओबीसी? ये सीधी चोट ओबीसी की बढ़ती हुई ताकत पे है। उससे पहले लोकसभा में ही अखिलेश यादव उन्हें बहुत करारे जवाब दे चुके थे। जब अखिलेश यादव का भाषण था और वो वहां डिस्टर्ब कर रहे थे अनुराग ठाकुर, ये उसी का गुस्सा था, ये उसी की प्रतिक्रिया थी। आप उनको दोहराइए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये तो बाद में कहा कि जात का पता नहीं है, सबसे पहले कहते हैं ओबीसी की बात बहुत की जाती है। मतलब नहीं करो, नहीं कर सकते। ओबीसी है क्या? देश की 50% से ज्यादा की आबादी, उसी का तो डर सबको लग रहा है। जब बिहार में जब से गणना हुई है, वही डर सबको लग रहा है। और उसके बाद दूसरा डर राहुल का है। राहुल से अब ये सब घबराए हुए हैं। आज राहुल एक ऐसी ताकत बन गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि राहुल जो है, वो जो उन्होंने कहा था कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, उसे भी सच करके दिखाएंगे। अभी तक राहुल की सारी बातें सच हो रही हैं। जो भी उन्होंने कहा, कृषि के काले कानून वापस होंगे, नोटबंदी गलत थी, लॉकडाउन गलत था, कोरोना में हर चीज जो भी उन्होंने कही है वो सब साबित हुई। अब उन्हें यह डर लग रहा है कि राहुल तो ये भी कह चुके कि सरकार चलने वाली नहीं है। तो ये अभी अगर आप कहें तो अभी बता दें या नेक्स्ट राउंड में बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के लोकसभा की कार्रवाई की। जी आता हूं, आज बड़ी जरूरी चीज आता हूं आपके पास, आता हूं नेक्स्ट राउंड में आता हूं जल्दी से इस पे। और जो आज तेजस्वी सूर्या वाली बात है वो थोड़ा सा बचा के रखते हैं अगले राउंड के लिए, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण। जी शकील जी कुछ कह रहे हैं जी। हाँ, आज के अनुराग ठाकुर वाली बात में थोड़ा सा और कहना है अभी, अगर आप कहना चाहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, तो ये जो राहुल की जाति जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? जाति की बात पे बात हो रही थी तो वही हम थोड़ी सी पूरी कर देनी तो रह जाएगी। जी प्लीज। क्योंकि राहुल की कोई जाति नहीं है, जैसे उनकी पार्टी कांग्रेस की नहीं है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, और हम बता रहे हैं कि ये बात दोनों में बहुत फर्क है।
एक कानूनी स्थिति, राहुल कानूनी स्थिति के अनुसार लोगों की जाति मालूम करना चाहते हैं और उसकी वजह यह है कि उसके अनुरूप उन्हें जो अब तक नहीं मिला है वो देना चाहते हैं। सिर्फ जाति इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनका अपमान कर सके कि फलानी जाति क्यों नीचे बैठो, फलानी जाति क्यों खड़े रहो, इसलिए नहीं पूछ रहे वो इसलिए पूछ रहे हैं कि जो नौकरियों में अधिकार नहीं मिला, जो बैंकों के लोन में उन्हें अधिकार नहीं मिला, जो स्कूल की शिक्षा में अधिकार नहीं मिला, जो दूसरी तमाम योजनाओं में अधिकार नहीं मिला, वो पैसा, वो अधिकार उन्हें मिल सके, इसलिए कह रहे हैं। देखिए, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है कि जो कल प्रधानमंत्री ने उन्हें एंडोर्स किया है तो वो एक सामान्य बात नहीं है। अब क्या होगा कि ये बात बीजेपी की हो गई, ये बात प्रधानमंत्री की हो गई कि जात क्या है, जात का पता नहीं है। अब बीजेपी वाले गांव-गांव में जाके पूछेंगे। अच्छा है, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये पार्टी जो है किस तरह विभाजन की, नफरत की, जाति की, धर्म की और किस सोच की राजनीति करती है। वो पूछेंगे कि क्या जाति है, लेकिन राहुल इस बात को राहुल पूछेंगे, लेकिन कानूनी रूप से। राहुल नहीं जाएंगे, कांग्रेस का आदमी नहीं जाएगा, सरकारी आदमी जाएगा, वो लिखेगा और उसके बाद उसकी व्यवस्था करेगा कि उसके अनुरूप उन्हें क्या मिलना चाहिए। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। सामाजिक न्याय क्या था? ये सामाजिक न्याय की तो अगली सीढ़ी है, उसी का तो स्टेज नंबर 2 है। सामाजिक न्याय क्या था? सामाजिक न्याय में भी तो जाति के आधार पर ही मंडल कमीशन ने ये किया था। जी बिल्कुल। और एक थोड़े से अगर आप एक और दें हमें टाइम, जरा सा 2 मिनट का टाइम और दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात रखिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जाति का सवाल, जाति पूछने का सवाल कानूनी रूप से और समाज में अपमान करने के रूप से ये बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मंडल के समय सबसे प्रमुखता के साथ उभर के खड़ा हुआ ये। और मंडल का एक उदाहरण हम आपको दे दें, बस यहां पे बात खत्म कर देंगे हम, कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई, सारे मीडिया का हाल क्या था? सब मंडल के खिलाफ, अधिकांश मंडल के खिलाफ, बड़े बड़े लोग मंडल के खिलाफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को समझा और वो मंडल के पक्ष में लिख रहे। उनमें एक हमारे अखबार के संपादक भी थे, हम नाम बता देंगे क्योंकि संपादकों को लेके यहां बड़ी धारणाएं बनी हुई है, कौन अच्छा है उसी में लोग चले जाते हैं, नाम बताएंगे हम, इसलिए बात साफ होगी। वो संपादक थे एसपी सिंह, बहुत कम लिखने वाले संपादक थे, वो लिखवाने में यकीन करते थे। पहले संपादक थे ऐसे जो ये कहते थे कि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे पत्रकार पैदा हों और वो लिखे। खैर, तो वो खुद लिखने लगे मंडल के पक्ष में। तो हमारे अखबार में एक एसपी सिंह लिख रहे थे और दूसरे हम लिख रहे थे मंडल के पक्ष में। बहुत खराब हालत थी, बहुत ज्यादा खराब हालत थी। लोग गालियां दे रहे थे, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर वो लिख रहे थे और हमारा लिखा हुआ हर चीज छाप रहे थे, ले खबरें, रिपोर्टें वगैरह वगैरह। तो साहब एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए, गुस्से में आते ही थे, चलो ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, इसकी जाति क्या है मालूम है? सुनते रहे, ठीक है। आते ही थे, रोज आते थे, बहुत हिंसक रूप से आते थे। तो उसके बाद जब हम मुलाकात हुई उनके चेंबर में, किसी बात के संदर्भ में कुछ पूछने पाछने कुछ बात करने गए, तो अचानक याद आया, हमने कहा भाई साहब कहते थे हम उनको, अरे भाईजान आज वो आए हुए थे, कह रहे थे इनकी जाति मालूम है क्या है? कि उन्हें बता दो मेरी जाति क्या है। मैं, उन्होंने सफाई कर्मी का नाम लिया, जिसे हाउस कीपिंग वाला कहते हैं, मैं वो हूं, मैं वो बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं मंडल के लिए काम करता रहूंगा। अगर ये मुझे वो भी कहेंगे तो मैं तैयार हूं। तो ये जाति का सवाल हिंदुस्तान का बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है, जिसको राहुल गांधी ने उठाया है और अपनी गालियां खाने की शर्त में उठाया है, स्वाभिमान की शर्त में उठाया है। उन्होंने कहा मैं गालियां खाऊंगा, उन्हें मालूम है गालियां मिलेंगी। वो जमाना हमें याद है, 87 की था शायद, 87 के आसपास की बात है। वो जमाना हमें अच्छी तरह याद है, किस तरह जो मंडल के समर्थक लड़के थे वो छुप छुप के प्रेस नोट लेके हमारे पास आते थे। जी 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 जी। और तो ये सारी चीजें जो है राहुल ने जो ये किया है, राहुल इन सब के लिए तैयार है और इस बात के लिए देश को भी तैयार होना पड़ेगा और खास तौर से ओबीसी को तैयार होना पड़ेगा। ओबीसी को वह समझना पड़ेगा कि राहुल ने उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अपनी पूरी राजनीति उन्होंने दांव पे लगा दी है, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है उन्होंने। और उनको ये बात समझना पड़ेगी कि उन्हें खुल के सामने आना पड़ेगा, जैसे मंडल के सामने आए थे और बाद में सामाजिक न्याय के लिए आए। ये सामाजिक न्याय की ही अगली कड़ी है। जी राजीव जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल से लेकर यह लड़ाई, एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ अब जाति की बात। पहले संविधान और संविधान की लड़ाई को भी राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, पूरे चुनाव में आपने देख लिया। और उसके बाद अब जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर 240 पर अटकी भाजपा क्या जाति के नाम पर और पिछड़ जाएगी? सवाल छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी इसी सवाल के साथ। जी देखिए, शकील जी ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, क्योंकि मंडल का समय था, उस वक्त मैं भी पत्रकारिता में था। देखिए, ये जो जातिवाद जनगणना है ये मंडल 2 है, और भारत में जाति एक बड़ा कड़वा सच है। जो अनुराग ठाकुर ने कहा है वो कोई जाति नहीं पूछी है, गाली दी है उनको। और ये गालियां, मुहावरे, जाति सूचक मुहावरे, जाति सूचक गालियां हमारे देश में है। तो जो मंडल का मुझे याद है कि किस तरीके से एक जो जातिवादी पूरा समाज है वो एकदम सड़कों पे आ गया था, जूते में पॉलिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक वो राजीव गोस्वामी नाम का व्यक्ति था, वो गीली कमीज पहन के उसने जो है आग लगा ली थी, और उसने कई जो है वो ट्रिगर कर दिए, आत्मदाह हुए कई सारे। जातिवाद जनगणना उतना ही बड़ा होगा और वैसे ही प्रतिक्रिया होगी। आप देखिए, बीजेपी ने किसको आगे किया है? अनुराग ठाकुर को आगे किया है ना। तो किन लोगों को बीजेपी आगे कर रही है जी। और राहुल गांधी को अब घेरने की पूरी तैयारी होगी। आज भी अखबारों में आर्टिकल आए हैं कुछ जातिवादी लोगों के। अब ये शुरू हो गया, मंडल 2 अब शुरू हो गया। उतना ही जहर, उतना ही जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो एक अभियान था भट्टा परसौल और न्यामगिरी के बाद, अब उसकी दूसरी किस्त चालू होगी। अब राहुल गांधी को बहुत सचेत रहना है। लेकिन अब समय बदल चुका, अब एम्पावरमेंट है। अब बहुत सारा मीडिया जरूर वहां पे उनका है, वो मीडिया अभी भी वैसे ही जातिवादी मीडिया है जो हिंदू मुसलमान करने वाला। लेकिन अब दूसरा मीडिया भी है जो सच्चाई दिखाएगा, जो सच्चाई की बात करेगा। तब तस्वीर दूसरी है। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जातिवाद जनगणना में अब बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अगर ये कह दिया गलती से भी कि वो जातिवाद जनगणना करेंगे, लाएंगे, उनका आखिरी दिन होगा दफ्तर में। जिन लोगों ने उनको बनाया है, जो ये पुतला खड़ा किया गया है, ये जातिवादी लोगों ने खड़ा किया है। ये पूरी नफरत की राजनीति सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है जी। हिंदू मुसलमान लिंचिंग ये सब करते रहो, सामाजिक न्याय को पीछे कर दो। ये उसके लिए मोदी को आगे लाए कॉर्पोरेट और जातिवादी लोगों ने गठजोड़ बना। अब इसका समय पूरा हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी को कोई कम से कम लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लाना चाहिए, एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस मोशन लाना चाहिए, ताकि और जातिवाद जनगणना पे लाना चाहिए, ताकि बीजेपी की तरफ से लोग बोले ना, उसमें जनता देखे, देश देखे कि इनका जातिवाद जनगणना में रुख क्या है, क्या स्टैंड है इनका। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, नड्डा जी या कोई दूसरे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वही जातिवादी अपने रिपोर्टरों के बीच में करते हैं। कोई अगर उनसे ऑब्जेक्टिव पत्रकार पूछे कि आपका स्टैंड क्या, आप याद कीजिए कि कभी बीजेपी के किसी नेता से कोई संपादक ने, पत्रकार ने सवाल पूछा हो कि जातिवाद जनगणना पे आपका स्टैंड क्या है। मोदी ने 70 इंटरव्यू दिए, एक भी सवाल आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इंटरव्यू करने वाले थे वो जातिवादी लोग थे सब जी। तो इसलिए ये मंडल 2 है और ये देश की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। लेकिन ये उतना ही इसमें जहर आएगा समाज में
जैसा मंडल के समय आया था। राहुल गांधी ने वाकई हिम्मत का काम किया है और अब देखिए धीमे धीमे ये एक राजनीतिक शेप लेगी। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से सवाल करना चाहिए सीधे सीधे, सोशल मीडिया पे, पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रैलियां करके बीजेपी का जातिवाद जनगणना में स्टैंड क्या है, मोहन भागवत क्या कहते हैं, नड्डा क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, इन्हीं से, अनुराग ठाकुर से पूछे जो कह रहे हैं ओबीसी की बहुत बात होती है। कितने तल्ख अंदाज में कह रहे हो जी। तो कांग्रेस को अब इस पे बहुत अग्रेसिव होने की जरूरत है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी एग्रेसिव है ये कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की जो बात छेड़ी है वो उसी रूप में उनके तरफ एक गाली के रूप में उनकी तरफ उसको डालने की कोशिश। लेकिन क्या यहां फंस गई है बीजेपी के लोग, या बीजेपी एक वर्ग है जो इस ढंग से यहां अपने बातों को रख रहा है, जैसे लग रहा है कि उसने किला फतेह कर लिया हो, राहुल गांधी को घेर लिया है। क्या राहुल गांधी यहां घिर गए हैं या बीजेपी खुद घिर गई है? कुमार नरेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि कैसे आप देखते हैं इस पूरे मसले को। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात जो उठाई वह सीधे सीधे सवर्ण मानसिकता के लोगों के हृदय पर चोट है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जाति को समझने की जरूरत है। पहले मैं 2-3 लाइन में जाति बताना चाहूंगा कि जाति के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है। हिंदुस्तान के जाति पर सबसे बड़े समाजशास्त्री कहे जाते हैं। उन्होंने कहा जाति भारतीय समाज शैली का सामान्य मुहावरा है। यह हमारे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संबंधों को भी निर्धारित करती है। अब आप ये समझ लीजिए, जब ये हो गया कि यही वो संबंध है जो समाज में हमारी स्थिति को निर्धारित करती है, तो इसके आधार पर आगे की योजना समाज को ठीक करने के लिए, समाज में न्याय की प्रतिष्ठा के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह तो जाति जनगणना से ही संभव है। इसलिए इस प्रश्न में या इस सवाल में कोई अनुचित बात है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि समाज में जाति जब है, हजारों साल से इस समाज में जाति है, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही जाति जनगणना की बात हो जाती है तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है और आप राहुल गांधी से उनकी जाति पूछने लगते हैं। जाति वही पूछते हैं जो सामाजिक सोपान पर ऊपर की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। कोई नीची जात का व्यक्ति किसी से जाति नहीं पूछता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा राजपूत ब्राह्मण टाइप के लोग ही जाति पूछती हैं, क्योंकि अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट को इन लोगों ने बहुत बड़ा चीज मान लिया अपने लिए। आपके किसी जाति के होने में आपका कोई योगदान नहीं है। आप चूंकि एक खास जाति के यहाँ पैदा हुए तो खास जाति के हो गए, वही दूसरे के घर पैदा होते तो दूसरे के घर पैदा हो जाते। उसी तरह से अगर आप हिंदू के घर में पैदा होते हैं तो हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान के घर पैदा होते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन आपको सिखाया जाएगा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। इसमें यह भेद, यह भाव छिपा होता है कि बाकी लोग शर्म से कहें कि हम नीचे हैं, उन्हें गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल पर अटैक करने के पहले आप अपने सामाजिक मुहावरे को देखिए। क्या कहा जाता है समाज में? अहिर की बुद्धि ठहरने में होती है। करिया बाभन गोर चमार इनके साथ न उतरे पार। आप सोचिए कि अगर काला कोई ब्राह्मण है और गोरा चमार है तो पैदाइशी में फर्क है कहीं, ये सामान्य बात नहीं समझी जाती है हमारे समाज में। और इस तरह से मुहावरों की अगर मैं बात करूं तो पूरी किताब हो जाएगी। वह राहुल गांधी के लिए जो कहा अनुराग ठाकुर ने, वह यही बात थी कि अबे तू कौन है बात करने वाला जाति की, तेरी जाति क्या है? ये कौन पूछता है? ये कोई गुंडा पूछता है या कोई दबंग पूछता है
या कोई ऊंची जाति का व्यक्ति पूछता है, बाकी तो कोई नहीं पूछता है। आप चाह के भी ये जो लहर चली है उसको रोक नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जितना ही आप विरोध करेंगे, और ये तो अब तय हो चुका है कि भाजपा जाति जनगणना के विरोध में खड़ी है। वह कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में उसकी तरफ से आज तक कोई बयान नहीं आया है। जनगणना के पक्ष में नहीं है, जाति तो उसमें बाद में है। भाजपा जनगणना के पक्ष में ही नहीं है। अगर रहती तो फिर जनगणना करवा चुकी होती। नहीं, बहुत सही, वो तो किसी चीज के पक्ष में नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दे रही है। हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं ये हम नहीं बताएंगे, हम कुछ भी नहीं बताएंगे, तो उसके बाद ही हम करना व्यर्थ समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो ये लगता है भाजपा को कि हमने घेर लिया, इनको ये समझने की काट दिया, राहुल गांधी को मैंने काट दिया। नहीं, राहुल गांधी को आप एक मेटाफर से समझिए। राहुल गांधी पानी की तरह आया, आप तलवार चला के उसे काट सकते हैं, परंतु जैसे ही आप काटेंगे कि पानी चारों तरफ से आपको घेर लेगा। यही हुआ है भाजपा का। आपने काटा तो जरूर है, पर आप घिर चुके हैं चारों तरफ से, बचने की गुंजाइश आपकी बहुत कम है। थैंक यू। जी सिंह साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात जाति पे निकली है। एक आपसे आप लोगों की चर्चा के बीच एक कविता में देख रहा था, जरा एक कवि हैं बच्चा लाल उन्मेष की एक कविता है, लंबी कविता है, लेकिन उसके 2 पैराग्राफ सुनाना जरूर चाहूंगा, चूंकि जाति की बात निकली है और हमारा समाज कैसे बटा हुआ है जाति के नाम पर, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस बात को वो समाज जरूर समझ रहा होगा। कविता है कि कौन जात के हो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। अगली लाइन एक और अगला पैराग्राफ और सुना देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे सुनील जी के पास आऊंगा। फिर पूछते हैं क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब आपके चुनाव में। तो ये आगे भी ये कविता 2 पैराग्राफ और है, झकझोर देने वाली कविता है, लेकिन यही सच्चाई है, यही हमारे समाज की सच्चाई और बिल्कुल जो तस्वीर है, कह सकते हैं ये हमारे समाज की तस्वीर है। जब चुनाव आता है तो जाके आप पैर धोते हैं, पात में बैठते हैं, खाते हैं, लेकिन जब संसद में आप चुन के आते हैं और राहुल गांधी नाम का एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए क्योंकि उनका हक यहां मारा जा रहा है, तो आप कहते हैं कि बहुत ओबीसी और जाति जाति करते हो, पहले यह बता दो कि तुम किस जाति से हो। यहां यह बात इसलिए जरूरी है। सुनील शुक्ला जी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा देश में छिड़ गई है और उसमें पहले संविधान भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट चर्चा थी, और अब जाति की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब उसके बाद भी। और लेकिन ये राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, मगर मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा। यहां से आप देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए दिखाई देखते हैं आप। और जो बात यहां कह रहे थे सिंह साहब कि तलवार अगर पानी में मारोगे तो पानी को थोड़ी देर के लिए काट तो दोगे, लेकिन चौतरफा घिर भी जाओगे। क्या विपक्ष यहां विपक्ष ने घेर लिया है सत्ता पक्ष को? धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस ने तो सत्तारूढ़ दल को तभी घेर लिया था जब इसने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। जाति जनगणना और जाति पूछना 2 अलग चीजें हैं। किसी को जाति सूचक संबोधन के साथ एड्रेस करना और जातीय जनगणना कराना 2 अलग चीजें हैं। और अनुराग ठाकुर ने जो बात कही वो जाति जनगणना नहीं है। अनुराग ठाकुर की बातों से 2 बातें कि राहुल गांधी अपनी जाति बतावें, यानी कि वो वर्णशंकर हैं, कोई जाति उनकी है, कोई धर्म उनका है, क्या कौन से व्यक्ति, क्या उनकी आइडेंटिटी है। यह किसी का अपमान है, यह उसका जाति पूछना नहीं है। जब आप किसी को अपमानित कर रहे होते हैं तब आप कहते हैं कि तुम्हारी तो जाति का पता नहीं, तुम्हारे बाप का ही पता नहीं है। तो ये अपमानजनक, ये जाति पूछना नहीं है।
आपको राहुल गांधी की जाति नहीं पता है? राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं, ये तो पता है आपको ना। अब क्या बताना चाहते हैं? दूसरी चीज के जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत बातें होती हैं पिछड़े वर्ग की, बैकवर्ड की। गोया कि जो बैकवर्ड्स की बात हो रही है आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके साथ सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। इन बैकवर्ड्स की जब बात आप होती है तो आपको रुचिकर नहीं लगती। दो बातें उनकी बातों से प्रतिनिधित्व होती है, और इन दोनों बातों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सेल्फ गोल किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति लगातार करती चली आ रही है, लेकिन हिंदुत्व के आड़ में, हिंदुत्व और पिछड़ा वर्ग दोनों साथ साथ कर रही है। सामने उसका जो दिखाव मुखौटा है वह हिंदुत्व का। अन्यथा अगर आप देखिए कोई बड़ा सवर्ण नेता अब इनके पास नहीं है। सवर्ण नेताओं से कितनी दूरी बना के रखे हुए हैं आप। मध्य प्रदेश में लगातार आप देखिए मुख्यमंत्री केवल और केवल पिछड़े वर्ग के लोग हैं जी। सवाल है अब इनके पास ये उस विषय को कि ये पिछड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते, पिछड़ों को आगे नहीं, ये इतनी ये भी पूरी तरह से निर्भर है उसी पर। उत्तर प्रदेश में जो घमासान छिड़ा हुआ वही है। अनुप्रिया पटेल जो चिट्ठी लिखती है उसके पीछे भी राजनीति वही है। केशव प्रसाद जी मौर्य जो बात उठा रहे हैं वो भी उसके पीछे भी राजनीति वही है, लेकिन वह हिंदुत्व से अलग बात नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से और जिस लहजे में बात कही कि आप बहुत बात होती है ओबीसी या ओबीसी के बीच पीछे, पिछड़ों के पीछे, सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच में ये अच्छा संदेश नहीं गया। अगर राहुल गांधी से पूछते कि आपकी जाति क्या है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर यह बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है तो जब वो नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के सरकार में थे तो क्यों नहीं विरोध किया? वो कहते कि हम विरोध में जा रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम सरकार में नहीं रहेंगे। उस समय तो आप उस सरकार के सहमति, उस कैबिनेट के साथ आपने सहमति जाहिर की, लेकिन आप उसके साथ खुलेआम खड़े नहीं होने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया है यही बीजेपी के सामने धर्म संकट की स्थिति है कि वह पिछड़ों की राजनीति से अलग भी नहीं हो सकती और हिंदुत्व की राजनीति से भी अलग नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने, अगर आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो बहुत अहम हो गया। और भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति के विरोध में रही है, यह स्थापित सत्य है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, उसने मंडल कमीशन लागू किया। वह सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी जी। मंडल कमीशन तो आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मंडल कमीशन को आपने बढ़ाया भी नहीं। 20 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी सत्ता में नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार थी, मोदी जी पिछले 10 साल से अधिक समय से सत्ता में है। कब आपने मंडल की बात की? और अगर आप मंडल की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों की बात नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। और मंडल की बात या पिछड़ों की बात या जाति जनगणना जात की बात नहीं है, यह सामाजिक सशक्तिकरण की बात है। आप किस बिरादरी से आते हैं हम जान के क्या करेंगे? हम जब ये पता चलेगा कि इस बिरादरी के लोग इतने पिछड़े हैं, अगर जातीय जनगणना होती तो बिहार की सरकार या आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों के लोगों को क्या आरक्षण की बात क्यों करती? यह पिछड़ापन जानने की कोशिश है। यह जातियों की गणना गिनती नहीं है, यह सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है। और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने बेनकाब कर दिया है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। आप जो सामाजिक रूप से सशक्त है, आप एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं, पूछते हैं क्या कि डॉक्टर साहब किस जात के हैं आप? किसी की है ताकत पूछ लेने की? आप उनके साथ काम करने वाले पैरामेडिकल से भी पूछ लेने की किसी की ताकत है? या किस बिरादरी के हो? लोग किसी सामान्य कार्यालयों में काम करने वाले बड़े अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, सामान्य कार्यालयों में काम करने वाले लोगों से कोई पूछता है कि आप किस बिरादरी के हैं? आप पूछते हैं कभी कि हमारे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस बिरादरी से आता है? यह सशक्तिकरण का लक्षण है, यह सशक्तिकरण का परिणाम है। जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा उससे किसी की ताकत नहीं होगी पूछने की। जगजीवन राहुल से किसी ने पूछने की ताकत की क्या कि आप किस बिरादरी से आते हैं? पैताने बैठने में लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, सिराने तो छोड़ दीजिए जी। अगर सामाजिक रूप से कोई सशक्त व्यक्ति होगा,
उसका सामना आप नहीं कर सकते। और इसी राहुल गांधी उसी की बात कर रहे हैं। अंबेडकर ने क्या कहा था, जातियां कैसे समाप्त होंगी? एक और एक मात्र फार्मूला है कि व्यक्तियों का आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए, इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं है। जातियों की संख्या गिन के क्या करेंगे आप? जातियों की संख्या गिनने का मतलब नहीं, मतलब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश है। जो पिछड़ा है, विपन्न है, साधनहीन है, आर्थिक संसाधन उसके पास नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, उस मुहिम में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इनकी संख्या ज्यादा है और ये सरकार स्वीकार करती है कि यह पूंजीपतियों के साथ है। अगर यह सरकार अपने बजट में सामान्य लोगों से ज्यादा टैक्स मांगती है और कारपोरेट से कम टैक्स लेती है, यानी पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, तो आप जाति जनगणना के सशक्तिकरण अभियान में कैसे शामिल हो सकते हैं? राहुल गांधी को घेरने से, राहुल गांधी को गाली देने से अब वो दौर खत्म हो गया। आपने पप्पू कहते कहते थक गया, अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है पप्पू को। अब पप्पू जो कहेगा उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे, लोग खड़े होकर दिखा दिए। और यह स्थिति लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ा माने आप इस विषय पर एक कोर्स करेक्शन के बजाय अगर कोई अनुराग ठाकुर के भाषण को इंडोर्स करता है, आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज को? अपनी नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहती है? इसी शब्दावली में, इसी लहजे में, इस तरह से बात होगी। और जाति पूछना कानूनन अपराध है, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मुकदमा दर्ज करा देते हैं और उस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। नहीं पूछ सकते आप किसी से जाति। वो सुरक्षा जो बताना चाहे होता है। ढेर सारे लोग हैं जो अपनी जाति लिखते ही नहीं है जी। तो अब इसका मतलब थोड़ा है कि आप नवेंद्र जी की जाति पूछेंगे आप कि भैया आप किस बिरादरी के हैं? है किसी की ताकत? और आप सम्मान भी करेंगे पढ़े लिखे लोगों का? नहीं लिखते, नहीं बताते। यह जो लोगों के अंदर ये है कि आप अगर सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे, लोगों की बात को आप आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक पिछड़ेपन को आप दूर करेंगे, तो अनायास से जाति जो संकट है खत्म होता चला जाएगा। ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह के सशक्त लोग हैं। कोई पूछता है क्या? जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उसे कोई पूछता है कि किस जाति बिरादरी में आपने शादी की है, किस जाति बिरादरी में आपके बेटे की शादी हुई है? उस बारात में शामिल होने अपने आप को गौरव महसूस करते हैं लोग। सामाजिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और यह सामाजिक सशक्तिकरण की जब स्थितियां बनेगी तो यह हिंदुत्व का एजेंडा खत्म होगा, यह ध्रुवीकरण का एजेंडा खत्म होगा, यह पोलराइजेशन की स्थितियां खत्म होगी, ये लोगों को गोलबंद करने के धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो कोशिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इन आधारों पर राजनीति करने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। डर इस बात का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहां राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल खड़े किए, अनुराग ठाकुर ने जो बात कही, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। अब ये जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक इसके बारे में सुन चुके होंगे। ये किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जो सुनील शुक्ला जी कह भी रहे थे। ये सीधे सीधे आप गाली दे रहे हैं राहुल गांधी को, और इससे आप अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं कि आप संसद के अंदर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां गाली गलौज कर रहे हैं। उसी संसद ने देखा है, पहले भी देखा है, रमेश बिधूड़ी को आपको याद ही होगा, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो नहीं चुनाव लड़े, लेकिन आपने देखा। खैर आगे बढ़ते हैं। नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। नवेंदु जी, आप कैसे देखते हैं जाति का मामला और उसमें आज जो कुछ हुआ? विश्लेषण हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ें विश्लेषण से आगे। आज जो कुछ हुआ है, जब शकील जी के पास आएंगे वो और कुछ बताएंगे, लेकिन क्या यहां पर आपको लगता है कि जाति आधारित जनगणना के नाम पर जो बातें राहुल गांधी लेकर आना चाहते थे वो लाकर उन्होंने रख दिया है सदन के अंदर, और इसके बाद आगे की राजनीति जो होने जा रही है उसमें बीजेपी फंस चुकी है बुरी तरह? जी बिल्कुल राजीव जी, और ये देखिए इसमें बुरी तरह फंस चुकी है बीजेपी, और इसलिए फंस चुकी है कि अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो जो घटनाएं हुई कल और फिर आज भी जारी रही, तो इन घटनाओं से बीजेपी को तो एक तरह से कहें कि सीधे सीधे नुकसान होने जा रहा है, मैं अगर कहूंगा तो।
इसलिए कि दो बातें हैं। कल का जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके से अपमानित किया अनुराग ठाकुर ने और भरे सदन में, और जो बातें बोली, तो अपमान और सम्मान की बात तो छोड़ दीजिए। राहुल ने कह दिया कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा और अपमान के लिए हम गाली सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां से सदन से उठकर ये बात जो है तमाम जो सूबों में, प्रदेश प्रांत में ये जो पहुंची है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा मुझे लगता है कि बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और इसलिए उठाना पड़ेगा कि उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही उसमें पूरा एक फ्यूडल एक अंदाज था, एक अप्रोच जो था वो सामंती अप्रोच था, सामंतशाही का अप्रोच था, जो जिस अप्रोच के तहत किसी जाति को जो है अगर वो पिछड़ी जाती है या फिर छोटी जाती है, हाशिए पर पड़ी हुई जाती है, तो उसको जो है बड़ी तुच्छ नजर से देखने का जो एक सामंती नजरिया होता है। तो उन्होंने जो कहा कि जिसकी जाति ही नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो एक तरह से इससे दो बातें ध्वनित होकर निकली कल सदन से। एक तो ये कि उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से कहिए कि बदजात कहा, जो एक पूरा सामंती शब्द है बदजात, तो वो बदजात कहा। और दूसरी बात यह है कि वो बदजात अगर कहा तो इससे दो बातें और ध्वनित हो रही हैं कि जो कि मैसेज तक पहुंची हैं। एक तो ये कि उन्होंने बदजात किसको कहा? राहुल गांधी को कहा। राहुल गांधी जो अभी एक जिनके बारे में ये छवि बन रही है कि वो एक विपक्ष के नेता ही नहीं, जननायक वाली छवि उनके लोग भी बना रहे हैं, उनके समर्थक भी, उनको मानने वाले भी। और जो पूरे हालात हैं अभी हिंदुस्तान के, इस हिंदुस्तान में राहुल गांधी की जो एक उपस्थिति दर्ज हुई है, वैसे उसको पसंद करने वाले लोग भी। तो एक तो उनको कहा, उनकी जाति जिन जिन जाति से जुड़ी हुई है, एक तो समझ लीजिए कि वो जाति नाराज होती है। दूसरा कि जिस तौर तरीके से कहा गया उससे पूरे ओबीसी का अपमान हुआ है, पूरे दलित समुदाय का अपमान हुआ है, पूरे आदिवासी जनजाति समुदाय का अपमान हुआ है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमको इस तरह से तुच्छ समझते हैं कि हमारी बात उठाने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं कि जिसको जाति का पता नहीं वो दूसरी जाति की बात कर रहा है। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें दो बातें ये है, और इन दो बातों का नुकसान एक तो तत्काल आप समझ लीजिए कि यूपी के भंवर में जो बीजेपी फंसी हुई है, तो अभी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है वहां तत्काल उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आगे आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव है, मैं जितना राजनीतिक रूप से समझ रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि भाजपा ने इन तीनों राज्यों में, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में जो है अपनी हार की इबारत लिख डाली कल सदन में। इसलिए ये बहुत बड़ी घटना है। बीजेपी की आंख पर अगर पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि बीजेपी अपने मूल चरित्र स्वभाव में वो सामंती एक पार्टी है और अगुओं की पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी उसको कहा जाता है। उसकी उपज, उसका जन्मना ही उसी आधार पर हुआ है, चाहे वो हेडगेवार हो या गुलवलकर हो, वहां से ये पार्टी चलती है। तो ये जातीय नफरत को भी लेकर चलती है और साथ ही साथ धार्मिक नफरत को भी लेकर चलती है। तो धार्मिक नफरत तो ये फैला ही रही थी। पहली बार ऊंट आया है पहाड़ के नीचे, और जो तुष्टीकरण कर रहे थे ओबीसी के नाम पर मोदी एंड कंपनी, तो पहली बार उनके सामने एक वो राजनीतिक नायक आकर खड़ा हो गया, राहुल गांधी, जिसने कहा कि नहीं चलेगा ओबीसी का तुष्टीकरण, ओबीसी को देना होगा सामाजिक न्याय और उसको करना होगा राजनीतिक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। तो यहां आके जो है फंस गई है बीजेपी, और इसीलिए वो लाख अपने ओबीसी मुख्यमंत्री किसी राज्य में बहाल करें जो वो कर रहे हैं, तो इसके पीछे का उनकी एक ही रणनीति है कि वो ओबीसी की गणना नहीं चाहते हैं, जातियों की गणना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तुष्टीकरण करके ये बताना चाहते हैं कि हम तो हिमायती हैं। तो फिर आपने देखा कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति का हस्र भी क्या हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति का एक हस्र कांग्रेस को भी उठाना पड़ा, और जब उसने हकीकत समझा इस समाज को, जो नई कांग्रेस है, तो उसने फिर जो अपनाया जिन चीजों को, मुद्दों को लेकर, उसको लेकर बेधड़क आगे बढ़ रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम इसी सदन में वो पास कराएंगे, आप गाली देते रहिए, अपमान सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीत जी देखिए, जातियों को लेकर दो बातें हैं। एक तो जो कि सोशलिस्ट जो एक पूरी परिभाषा है जो जाति की,
तो वो जाति की परिभाषा ये है कि जाति कोई एक जाति नहीं है, जाति के साथ हमेशा जमात आता है, और जमात जैसे ही आता है तो समाज जुड़ जाता है, समाज यानी कि समुदाय जुड़ जाता है। इसीलिए देखें, आपकी कोई जाति है, चाहे वो कोयली है, कुशवाहा हो, चमार हो, वैश्य हो, तेली हो, बढ़ई हो, कोई भी, तो इसके साथ 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 उपजातियां खड़ी रहती हैं और वो सारी जातियां मिलकर एक जमात बदल जाती है। इसलिए सोशलिस्ट मूवमेंट में चाहे वो लोहिया हो, राजनारायण हो, या कोई भी बात के नेताओं, किशन पटनायक हो, इन सब लोगों ने जो है वो कहा था कि ये जात नहीं जमात की राजनीति है, और जमात यानी जनता की राजनीति है। तो एक ये सोशलिस्ट कंसेप्ट है, ये समझने से इनकार करती है बीजेपी। दूसरा कि अंबेडकर ने जो जाति के बारे में कहा था कि जातियां आखिर टूटेंगी कैसे, तो उन्होंने दो बातें बताई थी। एक तो ये है कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण करना होगा। दूसरा है कि समाज जातियों में न बटे तो सामाजिक ताना बाना मजबूत हो और विस्तारित हो, जातिहीनता तब आएगी। उन्होंने साफ तौर पर एक फार्मूला दिया था कि जब लोग जो है और इस देश के नेता अंतर जातीय विवाह करें अपने अपने बेटे बेटियों के, अपने वंश के, और उस आधार पर ये जाति टूटेगी। ये जितने खड़े हैं चेहरे आज जो भाजपा के बड़े नामवर चेहरे, तो इनसे पूछा जाना चाहिए, जाति क्यों नहीं पूछी जानी, पूछिए जरा जाति के इसमें से कितने हैं जिन्होंने जाति तोड़ने का काम किया है। तो जाति तोड़ने का जो सवाल है वो सिर्फ जो है वो इस तरीके से जातियों को गाली देकर नहीं टूटती है जातियां, जातियों को सटाने से ही टूटती है जातियां, और जातियों को सम्मान देने से ही टूटेंगी जातियां। राहुल गांधी ने सम्मान का वो बेड़ा उठाया है, और एक मुझे और इसका राजनीतिक असर होता दिखाई दे रहा है, और उस राजनीतिक असर में हो सकता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनके छत्रप हैं वो आगे क्या व्यवहार करेंगे कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने इस जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके उन सारे छत्रप और क्षेत्रीय दलों के जो सामाजिक न्याय की संघर्ष कर रही हैं अपने अपने सूबे में, उन सबको आवाज दी है और उन सबको एक किया है। तो इस एक में अब आगे एका होता है या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, ये एक जोखिम भी हो सकता है। तो राहुल ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। कांग्रेस एक नई राह पर चल पड़ी है, वो नई राह है जैसे आजादी के गर्भ से, आंदोलन के गर्भ से निकल कर आई थी कांग्रेस। तो एक बार हम फिर कहेंगे कि एक बार फिर से वो जो पूरी नई सामाजिक परिस्थिति है हिंदुस्तान की, उस हिंदुस्तान के गर्भ से निकलकर कांग्रेस अपने को जवान कर रही है, और इसलिए उसकी ये लड़ाई जो है वो कम कठिन नहीं होगी नेहरू के भारत के निर्माण से। तो नेहरू के भारत के निर्माण से भी ज्यादा कठिन होने वाली है राहुल के भारत के निर्माण की कहानी, मुझे ये लगता है। और भाजपा लेकिन इस मामले में बिल्कुल आप कहें कि वो लगातार उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो फंसते जा रही है, और वो फिर आज फंस गई है बुरी तरह। और देखिएगा राजनीतिक जो रिजल्ट आएंगे वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा कहां फंसी हुई है, थोड़ा राजनीतिक आगे क्या कुछ हो सकता है उस पर थोड़ा आप लोग अपने विचार जरूर ज्यादा रखिए। इतिहास की बातें सब जानते हैं, इतिहास में क्या कुछ हुआ, लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब जो कुछ चल रहा है, जो परिस्थितियां अभी निर्मित हैं, इसमें आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर विचार चाहता हूं जरूर आप लोगों के। और साथ साथ ये भी कि यहां से राहुल गांधी ने जो बातें रखी, राहुल गांधी ओबीसी ही नहीं बल्कि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और ये क्यों नागवार ये सेंटेंस या ये काम क्यों गुजर रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए। जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से शकील जी, समय अब आधा घंटा है, आप 5 लोग बोलने वाले हैं, इसलिए प्लीज सब अपने उसमें बोलिएगा लिमिटेशन में। और ये जरूर चाहूंगा कि इस पर थोड़ा अपने विचार रखिए, और कुछ और जोड़ना चाहते थे, और तेजस्वी सूर्या की बात आप कर रहे थे शकील जी। राजीव जी, आज जो है संसद में 3 प्रमुख घटनाएं हुई, उन तीनों के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर जिसके बारे में आप विस्तार से चाहेंगे तो वो विस्तार दे देंगे उसको हम। एक, आज सुबह कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, जिसको कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन
सोनिया गांधी ने एड्रेस किया। उन्होंने जो सबसे खास बात कही है सोनिया जी ने, वो ये कही है कि 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस अगर मिलकर लड़ ले और इन राज्यों में चुनाव जीत ले तो देश की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है। कांग्रेस के लोगों को मैसेज दे दिया है कि गुटबाजी छोड़ो, मिलकर लड़ लो चुनाव। अगर मिलकर लड़ लिए ये तो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। नंबर 2, राज्यसभा में आज जगदीप धनखड़ ने एक बहुत ही नई बात कही और जिसके विरोध में सोनिया गांधी ने ही पहल की और वॉकआउट किया और कांग्रेस और सपा ने सबने वॉकआउट किया। बात वो ये हुई कि क्वेश्चन आवर चल रहा था वहां पे, और शिक्षा व्यवस्था में बहस हो रही थी, जो कोचिंग का सारा मामला है उसमें बहस हो रही थी। तो उस पे जब ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि सारी संस्थाओं पे, शिक्षा व्यवस्था पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आरएसएस पे हमला मत कीजिए, आरएसएस के खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, और आरएसएस पे हमला संविधान को कुचलने के बराबर है। आरएसएस पर हमला संविधान को कुचलने के बराबर है। और इसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी बात कही और सोनिया गांधी तमा के उठ के खड़ी हो गई। सोनिया गांधी आज भी हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा समझदार, हिम्मत वाली और चीजों पे रिएक्ट करने वाली नेता है। बाकी लोग अपनी बात कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कौन अच्छा कर रहा था कौन बुरा कर रहा था, लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने कहा, उनका कहने का साफ मतलब था कि वो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती है और संविधान को कुचलने के समान है आरएसएस के खिलाफ बात करना। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, वॉकआउट किया। और यहां पे थोड़ी सी बात और बता दें कि लोग आमतौर पे समझते हैं कि वहां पे भी हमसे बहुत सारे लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे, हमें बताया हमने कि जगदीप धनखड़ जो है आरएसएस के आदमी कभी नहीं रहे, वो संघ के आदमी कभी नहीं रहे। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है देवीलाल के साथ। तो खुद को अपने आप को जाट बताते हैं धनखड़ साहब, तो इसलिए बताने में कोई नहीं है। तो जाट बहुल इलाका था झुंझुनू, जहां से देवीलाल ने उन्हें टिकट दिया। खुद देवीलाल सीकर से लड़ रहे थे, बिल्कुल बगल वाली सीट से, और उसके बाद जीते धनखड़, देवीलाल भी जीते और धनखड़ पहली बार वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने। लेकिन वो फिर कांग्रेस में आए और जब वो कांग्रेस में थे तो राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ ने, कि आरएसएस में कोई महिला क्यों नहीं है, आरएसएस में चुनाव क्यों नहीं होते हैं, ये वो कह चुके हैं। लेकिन फिर वो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो एकलव्य हूं। तो अब वो जो है उनका निशाना जो है तो एकलव्य, पर निशाना अर्जुन की तरह है चिड़िया की आंख पर, और वो चिड़िया की आंख है राष्ट्रपति का चुनाव, वो वहीं देख रहे हैं वो। तो वो एक बड़ी घटना थी जहां जगदीप धनखड़ पूरी तरह आरएसएस के बचाव में खड़े हुए थे और इस तरह खड़े हुए थे कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। आरएसएस वाले भी ऐसा बचाव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं सुनूंगा मैं। खैर, अब तीसरी बात, जो तीसरी घटना प्रमुख थी, और वो तीसरी घटना थी वायनाड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केरल के सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा लोकसभा में और उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है, इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, 160 लोग के करीब मरे हैं, 200 के करीब गायब हैं और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती। और जो सबसे बड़ी बात कही केसी वेणुगोपाल ने कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बचाव की बात करूंगा, मैं मदद की बात करूंगा। और उन्होंने अपने हाथ जोड़े कि मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं सबसे कि इस त्रासदी में, इस मुसीबत में केरल की मदद करें, वायनाड की मदद करें। बहुत ही खराब हादसा हुआ है, गांव बह गए हैं। बड़ा मार्मिक भाषण था उनका केसी वेणुगोपाल का। तो उसके बाद अध्यक्ष ने, ओम बिरला ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सकारात्मक बात कही है वेणुगोपाल जी ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी सदन जो है इसी लाइन पे बात करेगा, कोई राजनीति की बात नहीं करेगा। और उसके बाद जो लेफ्ट के सदस्य थे केरल के, उन्होंने भी अच्छी बात कही, सबने मदद की बात करी, सबने कहा। राहुल ने खड़े हुए, राहुल का इलाका रहा है, राहुल जीते हैं वहां से, तो राहुल ने कहा आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, इस दुख में हम साथ में हैं, राहुल ने अपनी बात कही। और उसके बाद उस वक्त जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, तेजस्वी सूर्या आगे बैठे हुए अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनसे बात कर रहे थे। सब इस बात को नोट कर रहे थे कि अमित शाह जी के साथ, और उसके बाद अपनी कुर्सी पे आए और उसके बाद उनका नंबर था। और तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह सारे मामले का राजनीतिकरण किया, विभाजन की राजनीति की, कांग्रेस पूरा विपक्ष वेल में आ गया।
कहां ओम बिरला कह रहे थे कि राजनीति की बात नहीं करिए, सकारात्मक बात करिए। वेणुगोपाल जी ने एक रास्ता खोल दिया है। और वो क्या कह रहे थे कि कांग्रेस ने वहां किसको टिकट दिया, कांग्रेस ने वहां किसको लड़ाया, कांग्रेस ने वहां किसको निकाला, वहां पे जो इंक्रोचमेंट है उसमें धार्मिक कारणों से क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पूरे सदन का माहौल बदल गया। तेजस्वी सूर्या ने जो बात वहां करी है, इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी पे इतने लोग मर गए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया मदद की बात करो, काम की बात करो, तुम वहां राजनीति की बात कर रहे हो। और उन्होंने राहुल पे सवाल किया वहां। राहुल की यही तो खास बात है जिससे लोग डरते हैं। राहुल अविचलित बैठे रहे। क्या कहा राहुल के लिए कि राहुल ने कभी सदन के अंदर 5 साल सांसद रहे, वहां के इंक्रोचमेंट का मामला नहीं उठाया। राहुल ने वायनाड पे कितना बोला है। अब राहुल ने लाखों शब्द बोले हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बोली। ये एक बड़ी बीमारी है जो दक्षिणपंथी राजनीति में होती है कि साहब इसमें क्यों नहीं लिखा, इसमें क्यों नहीं बोला, वहां क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं खाया। ये राइटिस्टों के मानसिक बीमारी है ये। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि राहुल ने ये नहीं बोला और वहां पे लोकसभा में उन्हें एडजर्न करना पड़ी सदन को। और इसी तरह अमित शाह जी ने जो जवाब दिया है, गृह मंत्री जी ने, उन्होंने भी वही राजनीति की बातें करी। उन्होंने कहा कि हमने तो चेतावनी दी थी केरल गवर्नमेंट को, उन्होंने नहीं सुनी। इतनी बड़ी त्रासदी में ये छोटी छोटी बातें कि वेणुगोपाल के भाषण की तारीफ सबने करी, खुद ओम बिरला ने करी और वाकई भाषण बड़ा अच्छा था जी। देना भी चाहिए ऐसे, और जितने भी सोच समझ वाले लोग हैं हमेशा देते हैं ऐसे में, कोई राजनीतिक बात साफ का। और आप देखिए कितनी खास बात है कि वेणुगोपाल की पार्टी की दोनों सरकारें विरोधी हैं। केरल में लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस की विरोधी, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की विरोधी। बावजूद इसके वो राजनीति पे नहीं आए। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अब राहुल की जो बात हो रही है कि हमने बताया कि राहुल अविचलित बैठे रहे, यही राहुल से इन लोगों को डर लगता है। देखिए राहुल जो है अपने आप में एक ऐसे मौलिक व्यक्तित्व हैं कि जो उनके चाहने वाले भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, कांग्रेसी भी, वो भी कई बार हैरान हो जाते हैं कि आदमी कैसे करता है। लेकिन वो सेल्फ मेड आदमी है, उनकी अपनी राजनीति की समझ अपनी है और वो किसी खांचे में बने हुए नहीं है। हम लोग भी राजनीति इतनी कवर करी है, सब एक्टिविस्ट और सब कुछ रहे हैं, सब काम देखा है। हम भी लोग भी कई बार सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, मालूम पड़ता है ऐसा नहीं किया। तो राहुल जो है वो अपने तरीके से काम करते हैं और उनकी जो सबसे बड़ी बात है उनका कमिटमेंट। बाकी कार्यप्रणालियों में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन उनका जो कन्विक्शन है देश के प्रति, समाज के प्रति, गरीब के प्रति, वो सबसे बड़ी चीज है। तो राहुल गांधी पे जो अटैक बड़े हैं वो इसीलिए बड़े हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद उनका इंडिया गठबंधन को एक करना, चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे लाना और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद लोकसभा में मोदी जी को डायरेक्ट चुनौती देना सीधे कि आप मेरे सामने बैठ नहीं सकते। तो ये जो है राहुल पे भी और अटैक होंगे। हम एक बात आपको बता दें, याद दिला दें कि हमें जो याद आती है, आज हम बोल रहे थे तो वही बात याद आ जाती है कि ये जो है बॉडी लाइन सीरीज जो है कि जिसमें इंग्लैंड ने ब्रैडमैन के ऊपर बॉडी लाइन अटैक करवाए थे, कप्तान लारवुड था इंग्लैंड का जी। तो लोग, लारवुड का नाम तो हमें याद है, हमारे दो साथी थे वो भूल भी गए थे, भूल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात नहीं है। तो ब्रैडमैन का नाम कोई नहीं भूल सकता, तो राहुल का नाम कोई नहीं भूलेगा। राहुल इज ब्रैडमैन। राहुल पे ये बॉडी लाइन अटैक होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। अब कल जो भाषा उन्होंने बोली है अनुराग ठाकुर जी ने, उससे भी गंदी भाषा आएगी। और तेजस्वी सूर्या ने कहा, तेजस्वी सूर्या आज अनुराग ठाकुर के ही दूसरे अवतार नजर आ रहे थे, उसी लहजे में, उसी तरीके में कहा कि राहुल ने यह नहीं कहा। तो राहुल पे ही अटैक होंगे। लेकिन राहुल की यही बात है कि राहुल ने कह दिया, और हमने कहा ना जैसे कि आज हम देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि राहुल अविचलित थे जी। उन्होंने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख की तरह, अर्जुन की तरह वही दिख रहा है कि मेरा ये कमिटमेंट है, मुझे ये जो है पास करवाना है, मुझे जाति गणना करवाना है। और क्यों करवाना है ये बड़ा स्पष्ट कारण है, इसको बहुत क्लियर करने की जरूरत है। हम देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए बीजेपी ने जो पूछा है राहुल की जाति का सवाल, वो अपमान करने के लिए पूछा है। गांव में वो सवाल जो पूछा जाता है वो अपमान करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन राहुल गांधी कानूनी रूप से पूछ रहे हैं। और यहां एक बात और बता दें कि ये कहते हैं कि साहब जाति जाति पूछते हो, अरे जाति तो कानूनी रूप से हमेशा से पूछी जाती है। दलित की तो होती थी, ओबीसी की मंडल बात हुई, और जो आपने सवर्ण कोटा दिया है
कि सवर्ण कोटा तो मोदी जी ने दिया है ना, उसमें भी तो जाति लिखी जाती है, उसमें तो जाति बताई जाती है। बिल्कुल शकील जी, बिल्कुल। जाति कैसे छुपी हुई है? कानून में, मगर कागज के अंदर, सरकारी तौर पे, व्यक्तिगत रूप से नहीं, समाज में नहीं। वहां पूछना गलत है, कानून में पूछना सही है। और वो इसलिए जरूरी है कि जब सवर्ण अपनी जाति बताएगा तभी तो उसको, गरीब है तो सवर्ण कोटा में उसको फायदा मिल पाएगा। जी जी, तो ये तो है। तो ये जो बात है कि अब राहुल पे अटैक बहुत बढ़ेंगे, अभी संसद का ये सत्र चलने वाला है। कल राहुल वायनाड जा रहे हैं, प्रियंका भी उनके साथ जा रही हैं। और आज एक जो बात लोग कहते हैं कि सब भाषण और ये और वो, राहुल ने आज इतना संक्षेप में, इतना शॉर्ट भाषण दिया वायनाड के ऊपर कि लोग हैरान हो गए कि वाकई इतनी देना चाहिए था। अपना दुख व्यक्त करना, आर्मी की तारीफ करना, बचाव कार्यों की तारीफ करना और मदद दो, इसके अलावा क्या बोलना था? जी ठीक है साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें यहां बता रहे थे शकील जी। और शुरुआत 9:30 बजे आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी जो दल है, संसदीय दल, उसकी बैठक हुई। सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर साफ साफ कह दिया कि ऐसी हालत हो गई है देश में कि मैं जीना नहीं चाहता हूं। ये छोटी मोटी बात नहीं है और वो साफ साफ यहां कह रहे हैं। एक तो आपने सुन ही लिया, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां उसके बाद जो उठी है, और लगातार वार होंगे राहुल गांधी के ऊपर। आप अभी शुरुआत में बोल भी रहे थे कि अब तो लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया, ये सब कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच देश की राजनीति क्या उसी दिशा में आप फिर से रिवर्स गियर में जाते हुए देखते हैं, या समय निकल चुका है? ये समय अब बीजेपी जो आज से, यानी 2019 की बात और 2024 के बाद की बात में बहुत फर्क है। जी देखिए राजीव जी, मंडल 2 अगर इसको कहें तो अब समाज उसके लिए तैयार है, समाज उसके लिए ट्रेंड है, और सामाजिक न्याय का विमर्श काफी नीचे तक जा चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें दिखाई दिया बीजेपी की जो सीटें कम हुई है, संविधान का विमर्श पे कम हुई है। तो और बीजेपी और नरेंद्र मोदी, भले वो अपने कागज वागज करके उन्होंने जो भी कर लिया हो, वो मूलतः एंटी रिजर्वेशन पार्टी है। ये आप देखिए कि जितनी आरक्षण वाली जो जितनी चीजें हैं वो वैकेंसीज नहीं भरती हैं। कोटा किसका लाए? अपर कास्ट का 10%। कोटा किसी दलित ओबीसी का नहीं लेकर आई है। जो 50% की सीलिंग बढ़ानी हुई तो अपर कास्ट के लिए बढ़ाई। तो बेसिकली ये हिंदू सवर्णों की पार्टी है। और आप इसको समाज में भी देखिए, मैं तो अपने दर्शकों से भी कहता हूं, समाज में आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो आपको रिजर्वेशन के खिलाफ दिखाई देगा वो सपोर्टर होगा बीजेपी का। ये समाज में है। तो अब इसको बीजेपी यहां से इस नई पॉलिटिक्स में कैसे इस लेबल को, क्योंकि अब उनके ऊपर लेबल लग गया कि वो एंटी ओबीसी है, एंटी सोशल जस्टिस है, इस लेबल के साथ वो विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के। और तब जो स्थिति होगी वो मतलब उसको वापस पटरी पर लाना मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे है। वो आरएसएस की हर बात मानेंगे और आरएसएस इनको अब यही करवाएगी इनसे जो अनुराग ठाकुर से करवाया। आरएसएस का निशाना राहुल गांधी और इनसे नहीं है। आरएसएस का निशाना दलित ओबीसी समाज से है। वो अपर कास्ट कंसोलिडेशन चाहते हैं सारी पावर पोजीशंस में। मतलब वो मनुवादी सिस्टम है वो। तो आरएसएस अपना काम कर रही है। अब देख रहा है कि वो आरएसएस का काम और रियल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कांग्रेस इसको कैसे जनता के बीच में ले जाती है और बीजेपी को पेंट करे। टीवी डिबेट में जाए, इधर जाए, उधर जाए, जहां भी जाए, आप पूछें कि भाई आपका जातिवाद जनगणना पे स्टैंड क्या है।
आरक्षण पे स्टैंड क्या है। आप देखिए कि 90% बीजेपी का व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ मिलेगा, जातिवाद जनगणना के खिलाफ मिलेगा। आप एक्सपोज करें उनको, तब राजनीति करें राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपोज करें, राजनीति करें, लेकिन आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आपने अभी छेड़ दी है बात, जरा उस बात को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, जरा आपसे समझूं कि क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, खासकर 3 राज्य, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है। इन 3 राज्यों में चुनाव, उससे पहले इस संसद सत्र में, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो विंटर सेशन होगा, जो शायद चुनाव के बाद हो नवंबर दिसंबर में, और उसी दौरान चुनाव भी होना है। क्या कुछ असर पड़ते हुए आप देखते हैं जाति आधारित जनगणना, राहुल गांधी की बात, इन तमाम चीजों का? मुझे लगता है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपनी इस बात को, इस मुद्दे को लोगों तक कितना सही ढंग से पहुंचा पाता है। क्योंकि बातें तो बहुत होती रहती हैं, इसमें इसके काट भाजपा खोजेगी ही खोजेगी, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 10 सालों में इसका सबसे बड़ा काट जो है वह भाजपा ने काफी हद तक खोज लिया है, और वह यह है कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ऑफ ओबीसीज एंड दलित्स। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में दलितों और ओबीसी की पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वह भाजपा के लिए बहुत ही सुखदायक स्थिति है। लेकिन यह परमानेंट स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ दिक्कत ही यही है कि जाति के हिसाब से इसके मिजाज बदलते रहते हैं। एक चमार के लिए हिंदू धर्म वही नहीं है जो एक ब्राह्मण के लिए है, या एक राजपूत के लिए है, या एक जादव के लिए है। थोड़ा सिंह साहब, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं उसके लिए दलित वर्ड है, ये अब यूज नहीं होता है। जी, मैंने सिर्फ जाति के संदर्भ में कहा कि अब जैसे लिखना होता है तो चमार जाति के लोग तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, वह मान्य है, वह अमान्य नहीं है। सिर्फ दलित लिखने से काम नहीं चलेगा। दलित में भी किस जाति के हैं तो दुसाध जाति के लोग थे, ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं अपने को रोकूंगा, दलित ही सबको मिला के कहूंगा। तो कहने का अर्थ कि दलित के लिए हिंदू धर्म वही नहीं है जो ब्राह्मण या सवर्ण के लिए है। इसलिए ये जो भाजपा ने तैयार किया है काडर, एक भ्रमित भीड़, एक दिग्भ्रमित जुआ, उससे हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जब बात आ जाएगी जाति की तो धर्म वहां अपने आप कट जाएगा, क्योंकि जाति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में आप हिंदू धर्म में, ये हिंदू समाज में आप हिंदू नहीं पैदा होते, आप दलित पैदा होते हैं, आप राजपूत पैदा होते हैं, आप ब्राह्मण पैदा होते हैं, कोई यहाँ हिंदू पैदा नहीं होता है। इसलिए प्लस जो हिंदू धर्म है वह जातियों को समायोजित करने का आज तक कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाया है। ये जातियां एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी होंगी। इसलिए थोड़ा मुझे संतोष नजर आ रहा है कि चाहे ओपोजिशन के लोग, चाहे इंडिया ब्लॉक चाहे तो इस चीज को आगे ले जाकर ये काम कर सकती है। लेकिन जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है दलित जातीय जनगणना का, इसे सिर्फ मैं राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से नहीं देखता हूँ। इसे मैं देखता हूँ कि यह हमारे देश की किस्मत बदल देगा। जो लोग, जो बड़े पैमाने पर लोग अलग हैं, व्यवस्था से वंचित हैं, सुख सुविधा से, उनका जब जुड़ाव होगा पूरे देश के साथ तो यह देश की तकदीर ही दूसरी होगी। इसलिए राजनीतिक रूप से तो इंडिया गठबंधन और विशेषकर कांग्रेस को लाभ तो होगा ही, यह पूरे देश की तकदीर बदल सकता है।
धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकदीर बदल सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जाति जनगणना की बात, और ये बात इतनी दूर निकली कि सदन के अंदर जो बवाल मचा हुआ है उस पर बीजेपी खुद घिरती हुई नजर आती है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि अब यहां से जो 3 राज्यों के चुनाव, आप भी देखते हैं कि उस पर इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। इस घटना का असर बिल्कुल तीनों राज्यों के चुनाव में पड़ेगा। और दूसरी चीज की अगर जातियों के आधार पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी दलित समुदाय में, पिछड़ों में या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों में एक समूह अगर उसने तैयार कर लिया है, तो वह तो उसकी कोशिश तो यही थी, हिंदुत्व का उसका नारा तो केवल इसीलिए था, सामाजिक आंदोलन की ताकतों को कमजोर करने की ही कोशिश थी उसकी, कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे। क्योंकि अगर सामाजिक न्याय की राजनीति चलेगी तो निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अगर उस सामाजिक न्याय के राजनीति के साथ अपना राजनीतिक भविष्य देख रही होती, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो विष्णु प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस क्यों लेते? जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो माननीय राकेश आडवाणी साहब सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा क्यों निकालते? उनको ध्रुवीकरण करना। अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे तो फिर तो आपके साथ आपको एक दायित्व निभाना पड़ेगा। और जो वर्चस्ववादी राजनीति है या जातियां हैं, उनके नेतृत्व से आपको इनकार करना पड़ेगा। यह संभव नहीं होगा कि इतनी 1925 से बनी हुई पार्टी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी मिलाकर के, कि आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के। इतिहास साक्षी है इसका। और आप दलितों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर भी रखेंगे और उनकी राजनीति की विरासत भी लेना चाहेंगे, ये तो संभव नहीं है। आप हिंदुत्व की राजनीति भी करेंगे और सामाजिक न्याय की भी राजनीति कर लेंगे, ये तो संभव नहीं है। अगर आप सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने के लिए तैयार होते तो अनुराग ठाकुर को यह बात कहने की क्या आवश्यकता थी कि ओबीसी बहुत बात होती है? अब करते हुए दिखाई पड़ते ना, आप उन ताकतों के साथ खड़े होते। मेरा अपना मानना है कि हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिकार का माध्यम सशक्तिकरण की राजनीति, और जातीय जनगणना जिसको नाम दिया गया है, वह जातियों की गिनती करना नहीं है कि समाज में कितनी जातियां कितनी संख्या में है। राहुल गांधी जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, जिस अभियान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने न्याय पत्र के माध्यम से उसकी उन्होंने विस्तृत व्याख्या भी की, उसमें यह है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सशक्त बनाना है। और यह जो सशक्तिकरण की राजनीति है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। अगर यह सशक्तिकरण की राजनीति बढ़ी तो उसके ध्रुवीकरण की राजनीति अपने आप कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हुई इस चुनाव में। जिन लोगों ने 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ विभिन्न राज्यों में खड़े हुए, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी, वो लोगों के सशक्तिकरण के किसी अभियान में शामिल नहीं थी। अगर आप निजीकरण को प्रोत्साहन देंगे तो सशक्तिकरण को आप रोकेंगे ही रोकेंगे। अगर आप पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो आप आरक्षण को रोकेंगे ही रोकेंगे। अगर सरकारी नौकरियों को आप होने नहीं देंगे तो संविधान में मिले हुए पिछड़े और दलितों का आरक्षण है उसको आप लागू नहीं होने देना चाहते। स्थितियां बन गई, ये लोगों ने अनायास थोड़ी स्वीकार कर लिया। अगर दर्जनों पेपर लीक हो जाएंगे और आप शांत रहेंगे, उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, गोया कि आप नौकरी नहीं देना चाहते। और जब नौकरी, सरकारी नौकरी आप नहीं देंगे तो आरक्षण किसको मिलेगा? और जब आरक्षण नहीं देंगे तो सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं आप? मुख्य मुद्दा यह है, सशक्तिकरण की राजनीति लोगों को अपील करती है। आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे, ठीक है, कांवड़ यात्रा लेके जाने का तो स्थिति होती जो मैं नहीं पैदा हुआ था, हम सभी लोग तब से अयोध्या, अरे प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, यहां तो भारतीय जनता पार्टी की जय होनी चाहिए थी। पहली बार 1991-96 में आकर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। यहां पर धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होकर के हम अपने राजनीतिक निर्णय नहीं लेते। अगर यह प्रक्रिया हुई होती तो कांसीराम इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते। बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन राजनीतिक निर्णय में वो सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं। वो अपने एक सोशल कॉन्शियसनेस उनमें डेवलप हुआ है, और यही वजह है कि वह
उन ताकतों को जब छोड़ रहे हैं तो वह सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वालों के साथ राहुल गांधी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था 2014-2019 में। जो लोग टूट करके आज इंडिया दल समूह के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, आरजेडी या जेडीयू या अन्य आरजेडी या टीएमसी आदि पार्टियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, या शिवसेना के साथ या एनसीपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि आप एक गवर्नेंस की बात करेंगे, वो नहीं। और सामाजिक सशक्तिकरण का आंदोलन, सामाजिक सशक्तिकरण की बात, सामाजिक न्याय की बात हिंदुत्व के खिलाफ एक बड़ा औजार है, एक बड़ा हथियार है। और भारतीय जनता पार्टी को यही चिंता सता रही है कि यह जो हथियार है वह दिन प्रतिदिन उसकी धार तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा हथियार जिसकी धार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और यही बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। और यहाँ से आगे जब देखते हैं तो सामने 3 राज्यों के चुनाव हैं, 3 नहीं बल्कि 4 राज्यों के चुनाव होने चाहिए, लेकिन 3 तो कंफर्म है और चौथा राज्य जम्मू कश्मीर है जिसके बारे में हम अभी तक कंफर्म नहीं हैं, इसीलिए उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहीं पर एक बात जो आज कह रही थी सोनिया गांधी बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर इन 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत हो जाती है तो फिर परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। नवेंदु जी, जरा आपसे समझो जल्दी से। नवेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि जो सोनिया गांधी बात कह रही हैं उसमें दम है? बिल्कुल दम है राजीव जी, और ये 3 राज्यों के चुनाव बहुत अहम होंगे। देखिए, इसलिए भी अहम होंगे कि अभी बिल्कुल बैसाखी पर चलती हुई ये सरकार है, और वो सरकार जो 2 बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, तो अब जो आगे के रिजल्ट चुनाव के आएंगे अगर, तो जाहिर तौर पर प्रभावित करेंगे और इंडिया गठबंधन के फेवर में वो रिजल्ट जाएंगे। ऐसा ये राजनीतिक तौर पर ये विश्लेषण किया जा सकता है, और ये विश्लेषण कोई बहुत अतिरेक नहीं है। देखिए, साफ बात है कि जिन राज्यों में बीजेपी बुरी तरह हारी और आज 240 तक पहुंच गई, वो उसने स्पष्ट रूप से एक पार्टी के तौर पर वो बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इतनी बड़ी पार्टी, इसके बारे में 370 के दावे कर रहे थे नरेंद्र मोदी। तो जिन राज्यों में हारी, देखिए महाराष्ट्र हो या यूपी हो, हरियाणा हो, झारखंड भी, इन सारे राज्यों में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी नहीं हारी, उसकी कमजोर स्थिति नहीं हुई है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पहले भी था, कमोबेश थोड़ा बढ़ा होगा, घटा होगा, लेकिन जो हारी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है ओबीसी वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ। यूपी में हुआ तो, महाराष्ट्र में हुआ तो, हरियाणा में हुआ तो, और आप देखेंगे कि ओबीसी और दलित वोटों का जो ध्रुवीकरण में आप मायावती के वोट तक खिसक गए उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में जो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि भूकंप जैसा आ गया। तो ये जो स्थिति दिखाई दी और उससे सबक नहीं लेकर के, और बीजेपी आज फिर अगर ओबीसी को गाली दे रही है सदन में, और जातीय जनगणना सवाल उठाने पर किसी नेता को जो है बदजात कह रही है सदन में, तो ये देश पूरा देख रहा है और वो जमात भी देख रही है। और जातीय जनगणना से जुड़े हुए वे तमाम लोग, राहुल गांधी, ध्यान है आपको, जब भी बात करते हैं तो वो ओबीसी की बात पर फोकस जरूर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबको तस्वीर पता होनी चाहिए। उसमें वो दलित, आदिवासी और जो सवर्णों में जो पिछड़ा गरीब हैं उनके बारे में वो लास्ट में उस पर भी एम्फेसिस होता है उनका। तो ये पूरा जातीय जनगणना सर्व समाज की गणना है, जिसके आधार पर आगे जो हिंदुस्तान की एक तस्वीर है वो स्पष्ट होनी है। हिंदुस्तान में विकास की गति जो क्या होगी वो तय होनी है। और जो विकसित भारत का जुमला बीजेपी और नरेंद्र मोदी उछाल रहे हैं, ये विकसित भारत क्या हवा में बनेगा? विकसित भारत की बुनियाद और कौन लोग होते हैं? नेहरू ने कहा था ना कि भारत माता की जय। ये भारत माता कौन है? जनता है। सर्वेश्वर लिखते हैं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, तो नक्शा देश की जनता होती है। तो जनता विकसित होगी तो भारत विकसित होगा। तो ये विकसित भारत की अगर कहें कि वो सबसे एक जो न्यूक्लियस फोर्स है वो होगी जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना के बाद उभरी एक तस्वीर। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी ये जो बहस खड़ा करके सोच रही है कि हम कांग्रेस
का काउंटर कर रहे हैं या कांग्रेस को डिफेम करेंगे या फिर राहुल गांधी को घेरेंगे, वो खुद घिर रही है और उसका घिरना जो है वो चक्रव्यूह उसके विरुद्ध ही बन रहा है। जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने कहा था कि मिलके खड़ा किया जा रहा है भारत की जनता के खिलाफ, तो इस बार शायद बात पलटी है और चक्रव्यूह घिरेगा। और मुझे लग रहा है कि वो आगे आने वाले चुनाव है उसमें साफ तौर पर इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है और वो चुनाव इसको प्रभावित करेंगे। राजीव जी जी बिल्कुल, चुनाव को प्रभावित करेंगे ये तमाम मसले आने वाले समय में। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सदन का ये जो सत्र है ये 12 तारीख तक यानी 12 अगस्त तक चलना है और उस बीच बहुत कुछ सामने आना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं नवेंदु जी आपका, सुनील शुक्ला जी, सिंह साहब आपका, कुमार नरेंद्र